अध्याय 171 स्वतंत्रता प्रेमी बॉस। जब शौर्य इधर उधर गया और उसे कोई बॉस नहीं मिला तो उसके होंठ पागलों की तरह ऊपर उठ गए। उसे नहीं पता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि दूसरे बॉस नए बॉस को मारने जैसा घटिया काम नहीं करना चाहते थे या कोई खास नियम था। लेकिन चून की कोई नहीं आया, इसलिए यह उसका शोग्राउंड था। वह यहाँ राज्य स्तर पर एपर्चर खोलने की शक्ति रखने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। उसने ची की दिशा को देखा। हालांकि उसने कुछ समय बर्बाद किया, लेकिन ये ची अभी भी एपर्चर खोलने की स्थिति में नहीं पहुंची थी। उसके पास अभी भी एक मौका था। ये सही है, इस बार शौर्य को बची हुई भगवान कला वस्तुएं नहीं चाहिए थीं। वह एक नवजात बॉस को मारने जा रहा था, एक वयस्क के रूप में। बेशक वह ये सब चाहता था। शौर्य की आंखों में एक हरे रंग की रोशनी चमक उठी जब वह हवा की दिशा में मुड़ा और सावधानी से ची की दिशा में आगे बढ़ा। वह जितना करीब गया, शौर्य ने उतना ही महसूस किया कि हवा का तत्व कितना बेचैन था। शौर्य ने भौहें उठाईं। ऐसा लग रहा था कि यह अभी भी एक नीला पक्षी मालिक था। उसने अभी अभी नीले पक्षी मालिक की पवन देवता कला के कुछ रहस्यों को पचाया था। उसे लगा कि यह बवंडर रक्षात्मक संरचना उसे रोक नहीं सकती। वह आसानी से अंदर जाकर नवजात बॉस को मार सकता था और ऑर्ब्स और रून्स प्राप्त कर सकता था। फिर वह उनका उपयोग शक्तिशाली पवन दिव्य कला सीखने और आगामी युद्ध में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए करेगा। वह अनगिनत युवा लड़कियों का प्रशंसक बन जाएगा, एक खूबसूरत गोरी अमीर लड़की से शादी करेगा और मानव जीवन के शिखर पर पहुंचेगा। शौर्य ने पहले ही स्क्रिप्ट के बारे में सोच लिया था और एक दृढ़ कदम आगे बढ़ाया। लेकिन जब वह वहां पहुंचा और उसने कई गुना अधिक शक्तिशाली बवंडर देखा तो वह पूरी तरह से चकित रह गया। उसे अंततः पता चल गया कि यहाँ घात लगाने के लिए कोई एपर्चर खोलने वाला राज्य मालिक क्यों नहीं आ रहा था। जो भी आएगा मर जाएगा। बवंडर लगातार भयानक हवा के ब्लेड फेंक रहा था। इनमें से सिर्फ एक भी उसे मार सकता था। वे पिछली बार देखी गई पवन तरंगों से कहीं अधिक शक्तिशाली थीं। स्क्रिप्ट में कुछ गड़बड़ थी। क्या उसे आसानी से अंदर जाकर नवजात बॉस को नहीं मारना चाहिए था? अब वह अंदर कैसे जाएगा? हवा कमज़ोर हो रही थी, लेकिन शौर्य का मुंह हट गया और वह भागने के लिए मुड़ा। हवा कमज़ोर हो गई, लेकिन नीला पक्षी छेद खोलने की स्थिति में पहुंच गया। हवा अभी भी तेज हो रही थी। उसके पास कोई मौका नहीं था। उसे तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए और पकड़ा नहीं जाना चाहिए। यदि वह अभी चला गया तो बाद में वह चोरी करने जा सकता है। खांसी पवन देवता की कला और बॉस द्वारा छोड़े गए रून ले सकता है। अगर वह यहाँ पाया जाता तो उसकी मौके पर ही मौत हो जाती। जब वह 10 किलोमीटर तक दौड़कर वापस लेट गया तो उसे एक तीखी आवाज़ सुनाई दी। री। तभी रात के आकाश में नीली रोशनी चमक उठी। तेज हवाएं चलीं और सारी घास और मिट्टी आसमान में उड़ गई। सुंदर और सुंदर नीला पक्षी बॉस खड़ा हो गया। कुछ कैटवॉक के बाद पक्षी ने आसमान की ओर देखा। वह उड़ना चाहता था। इस प्रकार उसने अपने 100 मीटर से अधिक लंबे पंख फैलाए और आकाश में उड़ गया। नीले पक्षी मालिक को रात के आकाश में गायब होते देख शौर्य को ऐसा महसूस हुआ कि उसका बच्चा बड़ा होकर उसे छोड़ रहा है। इसके कारण शौर्य ने नीली चिड़िया की संपत्ति विरासत में लेने का फैसला किया था। पक्षी के चले जाने के बाद छिपे हुए जानवर दहाड़ते हुए बवंडर की ओर दौड़े। जमीन हिल रही थी। शौर्य मुस्कुराया। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि बवंडर इतना बड़ा होगा, लेकिन अब ये कोर मार्शल स्टेट उसके लिए कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। वह हवा के झोंके में बदल गया और तुरंत ही सभी जानवरों को पीछे छोड़ते हुए बवंडर के निकट पहुंच गया। फिर पिछली बार की तरह उसने पवन देवता की कला का उपयोग करके हवा के ब्लेडों को दूर भेज दिया और धीरे धीरे बवंडर में प्रवेश किया। शौर्य ने ये काम कुछ ही सेकंड में कर दिखाया। पिछली बार से यह बहुत बड़ा अंतर था। आखिरकार अब उनके पास राज्य की शक्ति थी। जब शौर्य अंदर आया तब भी वह उछलकूद कर रहा था। वह बहुत उत्साहित था। अंदर का हिस्सा पिछली बार जैसा ही था, सिवाय इसके कि हवा पिछली बार से बड़ी थी। रन पर 2 और रेखाएं भी थीं। जब शौर्य ने ये देखा तो वह रुका नहीं और तुरंत देवकला के सामने आ गया। वह बैठ गया, देवकला को आत्मसात कर लिया और उसे सीखना शुरू कर दिया। शौर्य मूल रूप से भगवान की कला को बाहर ले जाना और उसका उपयोग करना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि बाहर कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। पहले नक्शे पर अभी भी खरगोश के बिल थे। ... रुको, यहाँ भी खरगोश के बिल होने चाहिए। शौर्य ने उस खरगोश के बारे में सोचा जिसने उसे एक नज़र में मार डाला था और उसके साहसिक विचार को मार डाला। इस प्रकार शौर्य ने तुरंत साधना के लिए देवकला का उपयोग करने का निर्णय लिया। यदि वह भाग्यशाली रहा तो वह नीले पक्षी मालिक के वापस आने से पहले देवकला और रूनों को पचाने में सक्षम होगा। अगर वह बदकिस्मत होता तो वह पक्षी को बुरी तरह घूरता। वह सम्मान के साथ मरता। उसे बस यही उम्मीद थी कि नीली चिड़िया का मालिक थोड़ा नर्म होगा और कम हवा के ब्लेड का इस्तेमाल करेगा।
अन्यथा ये बहुत दर्दनाक होगा। 1 घंटे बाद शौर्य ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में एक हरी रोशनी चमक उठी। उसने आसमान की ओर देखा और जल्दी ही राहत की सांस ली। कोई भी नीला पक्षी उसकी ओर नहीं देख रहा था। इस प्रकार शौर्य ने रून को पचाना शुरू कर दिया। शौर्य ने रून में दी गई जानकारी को नहीं सीखा, बल्कि उसे याद रखने का फैसला किया। वह इसे बाहर से सीखेगा। आखिरकार दिव्य कला बहुत कठिन थी। अगर वह हैक्स का उपयोग नहीं करता तो कुछ समय बर्बाद होता। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह पर्याप्त प्रतिभाशाली नहीं था। शौर्य को चोट लगी। 1 घंटे बाद शौर्य ने फिर से अपनी आंखें खोलीं। उसने तुरंत चारों ओर देखा और संतोष की मुस्कान बिखेरी। यह नीला पक्षी एक स्वतंत्रता प्रेमी बॉस था। यह इतने लंबे समय तक बाहर रहा और अभी तक वापस नहीं आया। शौर्य ने अपने नितंब थपथपाए और उठ खड़ा हुआ। वह तुरंत बवंडर से बाहर भाग गया। बॉस के वापस आने से पहले ही वह जल्दी से भाग जाएगा। वह बवंडर को छोड़कर 10 किलोमीटर से अधिक दूर तक भागा। फिर उसने पीछे मुड़कर बवंडर को देखा। वह बहुत खुश था। उसने बहुत कुछ प्राप्त किया और वह मरा नहीं। वह वास्तव में नहीं मरा। वह भावुक हो गया। उन्होंने एक कविता गाने का निर्णय लिया था। मैं चुपके से चला गया जैसे मैं आया था। मैंने अपनी आस्तीनें लहराई और कुछ भगवान की कलाकृतियां और रून ले लिए। अच्छी कविता, अच्छी कविता, इतना कलात्मक। दुनिया हैरान रह गई। शौर्य संतुष्टि के साथ रात के आकाश में चला गया। द सेकंड डे। जेब शिकार आयाम घास मैदान के कुछ जगह में। अचानक एक बवंडर आया और उसने आसपास की घास को टुकड़े टुकड़े कर दिया। काले शल्क वाले तेंदुए ने दहाड़ना शुरू कर दिया, लेकिन वे रुक गए। शौर्य ने खुशी से तेंदुओं के बड़े झुंड को देखा जो धूल में बदल गए थे। कल रात उसने बहुत कुछ कमाया। उसकी वायु देवता की कला अग्नि देवता की कला के लगभग बराबर थी। अब जब उसकी पवन देव कला में सुधार हुआ तो शौर्य की शक्ति और अधिक बढ़ गई। वह संभवतः उन लोगों से अधिक शक्तिशाली था जो अभी अभी छिद्र खुलने की अवस्था में पहुंचे थे। वह ठीक से नहीं जानता था कि वह कितना शक्तिशाली था। उसने प्रकाश के गोले उठा लिए और जाने की योजना बना रहा था, तभी उसने भौहें उठाईं और किनारे की घास की ओर देखा। सरसराहट की आवाजें आईं और तभी एक काले रंग का तेंदुआ धीरे धीरे बाहर आया। शौर्य दंग रह गया। यह एक कल था। ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसा पक्षी देखा जो झुंड के पीछे नहीं चलता था। शौर्य ने तेंदुए का भयंकर रूप महसूस किया और महसूस किया कि चीजें इतनी सरल नहीं थीं। इसके स्वभाव को देखकर लगता है कि शायद यह एक अकेला राजा था। इस समय तेंदुए ने अपना शरीर थोड़ा नीचे किया और दहाड़ने लगा। एक जोरदार ची निकली। शौर्य की आंखें सिकुड़ गईं। शौर्य की आंखों में लाल और हरी रोशनी चमक उठी। आग और हवा के एक साथ घूमने से क्रिस्टल रंग भी चमक उठा। उसने तुरंत पूरी ताकत लगा दी। चौंकाने वाला, इस आदमी को एपर्चर खोलने राज्य ची था। यह कोई साधारण काले रंग का तेंदुआ नहीं था। क्या इस आदमी के जीन में परिवर्तन हुआ? शौर्य ने भौहें सिकोड़ी। वह सतर्क हो गया। इस समय काले रंग के तेंदुए के शरीर से काली आत्मा की रोशनी निकली, क्योंकि वह जमीन से उछला था। गड़गड़ाहट। जहां काले रंग का तेंदुए का शरीर था वहां एक बहुत बड़ी खाई बन गई। उसका शरीर एक काली किरण में बदल गया जो शौर्य पर जा गिरी। शौर्य ने अपना दाहिना हाथ मुट्ठी में कस लिया। शक्ति, वायु और अग्नि देव कला सभी सक्रिय हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे इस मुट्ठी में पूरी दुनिया समाहित है। वह एक कदम आगे बढ़ा, अपनी कमर मोड़ी और मुक्का मारा। गड़गड़ाहट। लाल हरे मुट्ठी बल ने काले बहते प्रकाश के साथ हमला किया और तोड़ दिया। बिजली की लहर ने लगभग 1000 मीटर दूर तक फैली घास को नष्ट कर दिया। गर्जन। काली रोशनी मुट्ठी से टकराए और एक करुण चीख सुनाई दी। फिर काले रंग का तेंदुआ उसी गति से वापस आया जिस गति से वह आगे आया था, और हवा में बड़ी मात्रा में खून बिखेर दिया। शौर्य मुस्कुराया। तेंदुआ बहुत देर से दिखाई दिया। अगर यह कल की बात होती तो शौर्य ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर होता। लेकिन अभी वह कल वाला शौर्य नहीं था। वह बहुत शक्तिशाली था, बहुत अजेय था। काले रंग का तेंदुआ हवा में उछला और मुंह में खून थूक दिया। उसकी ची शक्ति कमजोर हो गई, लेकिन वह और ज्यादा खून का प्यासा हो गया। वह पिछली झड़प में घायल हो गया था, लेकिन दर्द ने उसकी उग्रता को बढ़ा दिया। शौर्य ने भौहें उठाईं और आगे की ओर झपटा। गड़गड़ाहट। एक जोरदार धमाका हुआ और शौर्य जिस जमीन पर खड़ा था वह धंस गई। उसका शरीर रॉकेट की तरह आगे की ओर उछला। एक परिपक्व जंगलर के रूप में शौर्य अपने शिकार को खत्म करने का इतना अच्छा मौका नहीं छोड़ने वाला था। शौर्य को हंसना चाहा। यह पहला एपर्चर खोलने वाला राज्य जानवर ओब था। वह और भी तेजी से खेती कर सकता था। तेंदुआ लाना कितना सौभाग्य की बात है। जब शौर्य खुश महसूस कर रहा था तो घायल काले तेंदुए की ची फिर से ऊपर उठ गई। शौर्य, क्या? काले रंग का तेंदुआ दहाड़ने लगा और उसकी काली आत्मा की रोशनी और भी घनी हो गई।
फिर उसने शौर्य पर गोली चलाई। शौर्य का मुंह हैंग गया। ये गूंगा तेंदुआ भी उसके जैसा ही था। डरो मत, बस लड़ो। ये बिल्कुल उनके जैसा था। जानवर और इंसान हवा में भिड़ गए। शौर्य की ज्वलंत मुट्ठियां काली आत्मा के हल्के पंजे से टकरा गईं। गड़गड़ाहट, अग्नि तरंगें, पवन ब्लेड और आत्मा बल एक साथ जुड़े हुए थे। पहले से जोती गई भूमि को फिर से जोता गया। झड़प के बाद शौर्य ने हैरानी से इस काले तेंदुए को देखा। क्या इस आदमी ने हैक का इस्तेमाल किया? इसकी चोटें इतनी जल्दी ठीक हो गईं। क्या इसकी शक्ति भी बढ़ गई? शौर्य को लगा कि उसका हैक पर्याप्त ओपी था, लेकिन इस तेंदुए के पास भी हैक थे। शौर्य ने देखा कि काले तेंदुए के टूटे हुए खोल स्पष्ट रूप से ठीक हो रहे थे। फिर उसकी ची पुनः ठीक हो गई। ये दृश्य इतना परिचित क्यों लगा? चिंता मत करो, मुझे सोचने दो। शौर्य को कुछ याद आया। यह एक ईश्वरीय कला थी, है ना? शौर्य ने उस भूरे छिपकली के बारे में सोचा जिसे कल रात खाया गया था। उसने ये देव कला पहले भी देखी थी। उस समय वह अभी भी एक अपरिपक्व नौसिखिया शिकारी था। उस समय उन्होंने गेंडा युद्ध घोड़े और ग्रेट छिपकली के बीच लड़ाई देखी। ग्रेट छिपकली में पुनर्योजी देव कला थी। इस काले रंग के तेंदुए की देव कला बिल्कुल उस ग्रेट छिपकली बॉस के समान थी। अध्याय 173। शौर्य को तब आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि कैसे काले रंग का तेंदुआ धीरे धीरे ठीक हो रहा है। ये पहला काले रंग का तेंदुआ था जिसे शौर्य ने देखा था और जो देव कला जानता था। पहली बार काले रंग के तेंदुए पर स्पष्ट रूप से कोई देव कला नहीं थी। देव कला वाला कोई तेंदुए क्यों होगा? शौर्य को याद आया जब नीली चिड़िया के जन्म पर जानवर उसके छत्ते की ओर दौड़े चले आए थे। ... क्या इनमें से कुछ जानवर वास्तव में अपनी देव कला विरासत में पा सकते हैं? ये सोचते हुए शौर्य की आंखें चमक उठीं और वह मुस्कुराया। उन्होंने महसूस किया कि यदि वह भाग्यशाली रहे तो उन्हें ईश्वरीय कला प्राप्त करने का एक और रास्ता मिल जाएगा। ये बहुत बढ़िया था। काले रंग का तेंदुआ अब काफी हद तक स्वस्थ हो चुका था और उसने एक बार फिर शौर्य पर दहाड़ लगाई। हालांकि वह शौर्य को हरा नहीं सका, फिर भी वह उबर सकता था। इससे उसे लड़ते रहने की प्रेरणा मिली। शौर्य ने काले रंग के तेंदुए को ठंडी नज़र से देखा और गायब हो गया। काले रंग का तेंदुआ फिर से शौर्य पर हमला कर दिया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, दोनों हवा में टकराते रहे। आधे घंटे बाद दोनों अलग हो गए। वे हवा में तैरते हुए एक दूसरे को सतर्कता से देखने लगे। इस समय शौर्य गहरे खून के निशानों से ढका हुआ था। खून धीरे धीरे बहकर गंदी जमीन पर गिर रहा था। अब उसकी सारी आत्मिक शक्ति खत्म हो चुकी थी। बहुत देर तक पूरी शक्ति लगाने के कारण उसका शरीर कांप रहा था। यहाँ तक कि उसकी मानसिक शक्ति भी कुछ कमजोर सी लग रही थी। वह थोड़ा सा हिला और उसे बहुत तेज दर्द हुआ। वह रोना चाहता था। जब से वह शक्तिशाली हुआ है, उसे इस नक्शे पर शायद ही कभी इतनी गंभीर चोटें लगी हों, क्योंकि वह उन जानवरों को तुरंत मार सकता था जिन्हें वह हरा सकता था। जहां तक उन जानवरों की बात है जिन्हें वह नहीं हरा सकता था, वह तुरंत मारा जाता था। इस तरह के बराबर प्रतिद्वंद्वी का सामना करना बेहद कठिन था। खून खौल रहा था। शौर्य एक ही समय में खुश और दुखी थी। उसने आगे काले रंग के तेंदुए को देखा। उसके शल्क फटे हुए थे और उसका खून बह रहा था। उसकी ची पहले से बहुत कमजोर हो गई थी। वह तैरते हुए हाँफ रहा था। अभी भी काली आत्मा की रोशनी बह रही थी। हालांकि शुरुआती शक्तिशाली रिकवरी गति की तुलना में रक्तस्राव को रोकने में अब बहुत समय लग गया। अचानक शौर्य की आंखों में क्रूरता की चमक आ गई। वह फिर से हवा और आग में घिरा हुआ था और उसने काले रंग के तेंदुए पर हमला किया। गर्जन। काले रंग का तेंदुआ मूल रूप से पीछे हटने की योजना बना रहा था, क्योंकि इस दो पैरों वाले जानवर से खिलवाड़ करना इतना आसान नहीं था। लेकिन इस दो पैरों वाले जानवर ने अपनी चोटों के बावजूद फिर से हमला किया। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सका। काले तेंदुए ने जवाबी हमला किया। दोनों एक दूसरे के करीब पहुंचे। शौर्य ने काले रंग के तेंदुए की कमर पर बहुत कमजोर लौ और बवंडर के साथ मुक्का मारा। इस बीच काले रंग का तेंदुए ने अपने दाहिने पंजे से शौर्य के सिर पर वार किया। दोनों की आंखों में चमक आ गई। योजना सफल हुई। शौर्य, मैं पुनर्जीवित हो सकता हूँ। काले शल्क वाला तेंदुआ, मैं ठीक हो सकता हूँ। शौर्य मुस्कुराया और दाहिने पंजे को रोकने के लिए अपना बायां हाथ उठाया। हड्डी टूटने की आवाजें आने लगीं। उसके बाएं हाथ की हड्डी टूट गई थी। अत्यधिक पीड़ा के कारण शौर्य की आंखों में विभत्सता चमक उठी। फिर उसने पूरी ताकत से काले तेंदुए की कमर पर मुक्का मारा। हरे और लाल मुट्ठियों के बल ने कमर पर जोरदार प्रहार किया। काले रंग के तेंदुए से हड्डियां चटकने जैसी आवाजें आ रही थीं। इस समय एक काला कोड़ा हवा में घूमता हुआ शौर्य के दाहिने हाथ पर जोर से लगा। शौर्य का मुंह हैंग गया। एक और हड्डी टूटने जैसी आवाज आई और उसका दाहिना हाथ असहाय होकर नीचे गिर गया। पूंछ ने दिशा बदली और शौर्य की छाती पर दर्दनाक तरीके से प्रहार किया।
दोनों ही पीछे की ओर उड़े और भारी होकर जमीन पर गिरे। शौर्य को खांसी के साथ खून भी आया। वह चाबुक बहुत शक्तिशाली था, यहाँ तक कि उसकी कुछ पसलियां भी टूट गईं और उसके अंग भी खराब होने लगे। लू जेड के दोनों हाथ टूट गए, लेकिन तेज हवा चली और वह फिर उठ खड़ा हुआ। तभी शौर्य की आंखों में एक हरे रंग की रोशनी चमक उठी जब वह काले रंग के तेंदुए की ओर बढ़ा। वह इसे ठीक होने की अनुमति नहीं दे रहा था। एक परिपक्व शिकारी के रूप में शौर्य ऐसी गलती नहीं करने वाला था। इस लड़ाई के बाद वह शांतिपूर्वक मरने के लिए तैयार था। वह मरने से पहले इस काले तेंदुए को मारने जा रहा था। वह इस नई देव कला को कैसे छोड़ सकता था। ठीक हो रहे काले शल्क वाले तेंदुए ने शौर्य की चीख को महसूस किया। वह चिंता में दहाड़ रहा था। उसके अंग टूट चुके थे, रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। वह बिल्कुल भी लड़ नहीं सकता था। उसने उड़ने के लिए संघर्ष किया और दूर तक उड़ गया। यदि वह थोड़ी देर के लिए छिप जाए और फिर ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। शौर्य की पवन देवता कला नीले पक्षी मालिक से विरासत में मिली थी। उसकी गति पहले से ही काले रंग के तेंदुए से तेज थी। अब वह और भी तेज हो गया था। कुछ ही सेकंड में शौर्य ने काले रंग के तेंदुए को पकड़ लिया। उसने जलते हुए पैर से काले शल्क वाले तेंदुए की रीढ़ की हड्डी पर लात मारी। मरना, गड़गड़ाहट। दाहिना पैर काले तेंदुए की बची हुई अंतिम शक्ति को कुचलता हुआ उसकी रीढ़ की हड्डी पर जा गिरा। काले रंग का तेंदुए का रूप प्रकाश की धारा में बदल गया और शौर्य ने उसे घास में धकेल दिया। एक छोटी सी खाई टूट गई। गर्जन। काले रंग का तेंदुआ चीखने लगा और बड़ी मात्रा में खून खांसने लगा। कमजोर काली रोशनी उभरी। ये स्पष्ट रूप से फिर से संघर्ष करने की कोशिश कर रही थी। शौर्य निर्दयतापूर्वक हवा से नीचे उतरा और उसके पेट पर जोरदार प्रहार किया, जिससे उसके अंग टुकड़े टुकड़े हो गए। काले शल्क वाले तेंदुए ने खांसकर अपने अंगों के टुकड़े बाहर निकाल दिए और संघर्ष करना बंद कर दिया। शौर्य ने ये देखा और उसके शरीर के पास गिर पड़ा। अरे बाप रे! वह पूरी तरह सूख चुका था। यह उस नरशेर से लड़ने से भी अधिक तीव्र था। शौर्य ने राहत की सांस लेते हुए काले शल्क वाले तेंदुए को धूल में बदलते हुए देखा। वह मुस्कुराया। अब लूट का माल इकट्ठा करने का समय आ गया था। उत्थान भगवान कला। इसके साथ शौर्य वास्तविक दुनिया में भी शांत व्यवहार कर सकता था। उसने 5 और भी चमकीले लाल गोले और 2 बैंगनी गोले देखे। वहां एक ग्रे क्रिस्टल गोला भी था। शौर्य घबरा गया। वह खड़ा भी नहीं हो सकता था और न ही पवन देवता कला का उपयोग कर सकता था। शौर्य को अचानक रोना आ गया। शौर्य ने बड़ी कठिनाई से प्रकाश के गोले को लिया और फिर आसानी से सांस ली। सौभाग्य से आसपास कोई जानवर नहीं था, अन्यथा शायद उसे खा लिया जाता। बहुत अच्छा, अब वह शांति से मर सकेगा। शौर्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी चोटों के कारण पॉकेट हंटिंग आयाम से बाहर आने का इंतजार करने लगा। इसी समय एक दहाड़ सुनाई दी। शौर्य ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि 3 काले शल्क वाले तेंदुए सावधानीपूर्वक अपना रास्ता बना रहे हैं। जब उन्होंने शौर्य को देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं और वे खुशी से दौड़ पड़े। लूजी। जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो वह वापस छात्रावास में था। क्या ये कर्म था? उसने एक एपर्चर खोलने वाले राज्य काले स्केल वाले तेंदुए के मालिक को मार डाला और अंत में वह एक कोर मार्शल राज्य काले स्केल वाले तेंदुए द्वारा मारा गया। यह मरने का सबसे अपमानजनक तरीका था। जब वह नौसिखिया था तो उसकी मौत भी इस तरह नहीं हुई थी। अध्याय 174। थोड़ा सा चक्कर लगाकर लिखी गई पटकथा। फिर कभी ऐसी गलती न करने का वादा करने के बाद शौर्य ने आज जो कमाया था उसे पचाने बैठ गया। प्रत्येक देव कला का मतलब युद्ध शक्ति में वृद्धि थी। पुनर्जनन देव कला शौर्य को बहुत अधिक सहनशक्ति प्रदान कर सकती थी। उसने अपनी आंखें बंद की और ग्रे क्रिस्टल बॉल को देखा। अंदर एक अज्ञात धूसर पदार्थ था जो लगातार विभाजित और एकत्रित हो रहा था। ये पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस में परिवर्तित होता रहा। ये सैन्य छात्रावास था और शौर्य को नहीं पता था कि वहां निगरानी हो रही है या नहीं, इसलिए उसने अपने मानसिक आयाम में गेंद का उपयोग किया। गेंद एक धूसर धुंध के झोंके में बदल गई जो शौर्य के शरीर में प्रवेश कर गई। शौर्य के शरीर में अजीब और शक्तिशाली ऊर्जा प्रवाहित हुई। शौर्य की कोशिकाएं कंपन करने लगीं। फिर उसकी कोशिकाएं फटने लगीं। शौर्य का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। भयंकर दर्द के कारण उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसके पसीने में खून की कुछ बूंदें भी थीं। हे भगवान कला! उपयोगकर्ता का अनुभव बहुत ही भयानक था। यह अमित था। कई बार मरने के बाद भी शौर्य को उस तरह का गंभीर दर्द महसूस नहीं हुआ जैसा कि वह इस समय अनुभव कर रहा था। यह कोशिका स्तर पर एक टूटन थी। वह इसे अपने शरीर के हर कोने में महसूस कर सकता था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह दर्द से घिरा हुआ है और कुछ भी महसूस नहीं कर सकता। इस समय उसकी कोशिकाएं धीरे धीरे ठीक होने लगीं। उसके मन में पुनर्जनन देव कला के बारे में जानकारी उभरी।
शौर्य ने जल्दी से एपर्चर खोलने वाले राज्य तेंदुए द्वारा गिराए गए बैंगनी गोले का इस्तेमाल किया और इसे सीखना शुरू कर दिया। इसके बाद उनकी कोशिकाओं में टूटने और मरम्मत का चक्र चलने लगा। शौर्य के शरीर में एक विशेष जीवन शक्ति पैदा हुई। उसने पुनर्जन्म देव कला का एक अंश सीखा। यह एक बहुत ही बुनियादी सीख थी, लेकिन शौर्य के लिए यह बहुत कीमती थी। विनाश और जीवन। इस प्रकार की देव कला बहुत उच्च स्तर की थी। वह अब इसे केवल थोड़ा सा महसूस कर सकता था। कुछ घंटों बाद शौर्य ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसने अपने हाथ मुट्ठियों में भींच लिए और मुस्कुराने लगा। यद्यपि उन्होंने पुनर्जनन कला सीख ली थी, लेकिन कोशिकाओं की मरम्मत और विनाश से उनका शरीर अधिक शक्तिशाली हो गया। शौर्य की आंखों में ग्रेची चमक उठी। जब तक ये कोई जानलेवा चोट नहीं थी, वह धीरे धीरे ठीक हो सकता था। इस बार उसने बहुत कुछ प्राप्त किया। इस पुनर्जन्म देव कला के साथ उसका अस्तित्व काफी हद तक सुनिश्चित था। वह युद्ध के मैदान में जाने वाला था। ये देव कला ठीक समय पर आए। वह युद्ध के मैदान में स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। ये सोचते हुए शौर्य की मुस्कुराहट अनुचित हो गई। यद्यपि उनका सपना एक मोड़ पर चला गया, लेकिन क्या अंततः उसका परिणाम साकार हो सका? वह शायद लुओ बिंगकिंग की तरह लाखों लड़कियों का सपना बन जाएगा। खांसी। अभी तो बहुत जल्दी है। खेती ही खेती। शौर्य ने फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। अपने मानसिक आयाम में चमकती लाल गेंदों को देखकर शौर्य चिंतन में डूब गया। ये छिद्र खोलने वाले लाल गोले स्पष्ट रूप से बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उसका शरीर इसे संभाल पाएगा। थोड़ी देर सोचने के बाद शौर्य ने फिर भी इसे खा लेने का फैसला किया। पुनर्जनन देव कला के बिना शौर्य कोशिश नहीं करेगा, लेकिन इसके साथ शौर्य कुछ खतरनाक विचारों का परीक्षण कर सकता था। यहाँ तक कि अगर वह घायल भी हो गया तो भी वह ठीक हो सकता है। लाल गोला शौर्य के मानसिक आयाम से गायब हो गया। तभी एक अत्यंत भयानक शक्ति शौर्य के शरीर में प्रवेश कर गई। शौर्य का चेहरा अभी भी देव कला सीखने के दर्द से पूरी तरह से उबर नहीं पाया था। यह एक बार फिर पीला पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोशिका जल रही हो। ये फटने की अनुभूति से बेहतर था, लेकिन फिर भी बहुत दर्दनाक था। यह इतना दर्दनाक था कि वह रो भी नहीं सका। एकमात्र राहत की बात यह थी कि इस ऊर्जा को अभी भी धीरे धीरे पचाया जा सकता था। इसका कारण यह भी था कि पुनर्जनन देव कला सीखने के बाद उनकी कोशिकाएं अधिक टिकाऊ हो गई थीं। शौर्य ने धीरे धीरे इस लाल गोलाकार ऊर्जा को पचाना शुरू कर दिया। ये स्पष्ट रूप से उसके शरीर को पोषण दे रहा था। शौर्य महसूस कर सकता था कि उसका शरीर धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। उनकी आत्मिक शक्ति साधना का स्तर कुछ ही सेकंड में आसानी से गूढ़ मार्शल अवस्था स्तर 5 को पार कर गया और गूढ़ मार्शल अवस्था स्तर 6 की ओर बढ़ गया। 3 घंटे बाद शौर्य ने अपनी आंखें खोली। दिन उजाला हो गया था। ये वास्तव में एक छिद्र खोलने वाली अवस्था वाला लाल गोला था। तेंदुआ अभी अभी छिद्र खोलने वाली अवस्था में पहुंचा था, लेकिन उसने 3 घंटे तक गोले का इस्तेमाल किया। उसे लगा कि यदि वह इस गोले का प्रयोग करता रहा तो वह 1 सप्ताह से भी कम समय में गूढ़ मार्शल राज्य स्तर 6 तक पहुंच सकता है। ... बिस्तर से उठते हुए शौर्य ने अपने शरीर को खींचा। उसकी हड्डियों से चटकने की आवाज़ें आ रही थीं। जब उसने खुद को साफ किया तो उसके रूममेट्स उठ गए। लिनलिंग और अन्य लोग भी आ गए। समूह ने नाश्ता किया और मुख्यालय से समाचार प्राप्त किया, जिसमें शौर्य और लिनलिंग को मुख्यालय जाने के लिए कहा गया था। आखिरकार इन दोनों को स्प्रिट धातु की खदान मिली थी। उन्हें इसकी सूचना तो देनी ही थी। युवा सैनिक एक बार फिर छात्रावास में आया और शौर्य और लिनलिंग को एक बैठक कक्ष में ले गया। अंदर शौर्य और लिनलिंग ने अपनी आंखें चौड़ी कीं। उन्होंने पाया कि नांगोंग जिंग, लुओ बिंगकिंग, लिनकुंग और दूसरी सुनहरे बालों वाली युवा ड्यूक लड़की भी यहाँ थी। वहाँ कुछ युवा मेजर जनरल भी थे। हालांकि युवा ड्यूक भी मेजर जनरल थे, लेकिन ये मेजर जनरल ही असली जनरल थे जो युद्ध में सेना का नेतृत्व करते थे। इस बीच युवा ड्यूक वे थे जो अकेले ही हजारों और उससे भी ज्यादा लोगों से लड़ सकते थे। वहाँ तीसरे और चौथे वर्ष के कुछ वरिष्ठ स्कूली साथी, साथ ही प्रतिभाशाली बैरक के प्रतिभाशाली छात्र और अन्य सैन्य अधिकारी भी मौजूद थे। जब शौर्य और लिनलिंग अंदर आए तो बैठक रुक गई और सभी लोग उनकी ओर देखने लगे। सब लोग उन दोनों को चमकती आंखों से देख रहे थे। उनके रंग रूप अलग अलग थे। शौर्य ने सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया। वह वही था जिसने ब्लेड दानव को पकड़ा था, जिससे उन्हें 25वें ग्रह के बारे में काफ़ी जानकारी मिल पाई। फिर ये वह व्यक्ति था जिसने स्पिरिट मेटल खदान के बारे में खबर सामने लाई। इस युवा प्रतिभा के पास संभवतः राज्य शक्ति थी तथा उसके पास काफ़ी सैन्य योग्यता भी थी। शौर्य में सभी की दिलचस्पी थी, खास तौर पर लिनकुंग और लुइसा की। वे प्रोडिजी बैरक के प्रशिक्षक थे। ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को सीधे सैन्य प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, न कि स्कूल जैसे नर्म माहौल में बड़ा किया जाना चाहिए। शौर्य को इस तरह घूरे जाने से शर्मिंदगी महसूस हुई।
वह जानता था कि वह बहुत सुंदर है, लेकिन उसे इस तरह देखना उचित नहीं था। एक मध्यम आयु वर्ग के गंभीर दिखने वाले मेजर जनरल ने कहा, द्वितीय लेफ्टिनेंट शौर्य, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपने और सार्जेंट मेजर लिन ने स्पिरिट मेटल माइन को खोज निकाला, लेकिन स्थिति गंभीर है, इसलिए हमें आपसे ये स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि वहाँ क्या हुआ था। शौर्य ने सिर हिलाया और बोलना शुरू किया। बेशक, उन्होंने यह नहीं बताया कि बड़े बॉस ने उन्हें घेर कर दौड़ाया था। शौर्य का काम पूरा होने के बाद मेजर जनरल ने भौहें सिकोड़ीं। द्वितीय लेफ्टिनेंट शौर्य और सार्जेंट मेजर लिन, क्या आप पुष्टि कर सकते हैं कि कितनी स्पिरिट मेटल निकाली गई? लिनलिंग ने जवाब दिया, जब हम खदान से गुजरे तो कुछ खदानें नई खोदी गई थीं। अगर वितरण भूमिगत के समान ही था तो कुछ टन स्पिरिट धातु होनी चाहिए जो बाहर नहीं भेजी गई हो। सबने भौहें सिकोड़ीं। कुछ टन स्पिरिट मेटल कोई छोटी बात नहीं थी। यहाँ तक कि शौर्य जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी पुरस्कार के रूप में केवल 1.5 किलोग्राम ही मिला। यदि वे इस खदान पर कब्जा कर लें तो अगले कुछ वर्षों में शियाएं प्रणाली सेना के लिए स्पिरिट धातु की आपूर्ति की समस्या हल हो जाएगी। उनके लिए खदान पर ब्लेड दानव से लड़ने के लिए संसाधनों का निवेश करना उचित था। इसके अलावा उन्हें यह भी नहीं पता था कि ब्लेड दानवों ने स्पिरिट मेटल का वह हिस्सा वापस भेजा है या नहीं। अगर नहीं, तो हार न मानने का और भी बड़ा कारण था। फिर मेजर जनरल ने शौर्य और लिनलिंग को अपनी चर्चा जारी रखने दी। अध्याय 175, खुशी का एक कतरा भी नहीं। खबर मिलने के बाद उच्च अधिकारियों ने अंतरिक्ष मार्ग को सील करने के लिए जहाज़ों के बेड़े का इस्तेमाल किया। दोनों पक्षों ने लड़ाई शुरू कर दी है और दोनों को नुकसान उठाना पड़ा है। और चूंकि ब्लेड दानव बेस से कोई अंतरिक्ष यान नहीं उड़ा, इसलिए कुछ टन स्पिरिट मेटल अभी भी वहां होना चाहिए। अब चूंकि अंतरिक्ष मार्ग बंद हो चुका था, उन्हें केवल इस बात की चिंता करनी थी कि कैसे बेस पर हमला किया जाए और सोना कैसे प्राप्त किया जाए। इसके साथ ही उन्हें स्पिरिट मेटल की खदान पर भी नज़र रखने की जरूरत है, ताकि ब्लेड दानवों को चुपके से शेष स्पिरिट मेटल को खोदने से रोका जा सके। उन्हें ब्लेड डेमन ग्रहीय योद्धाओं पर नज़र रखने के लिए संघीय सेना को भी सूचित करना था। यद्यपि आत्मा धातु का भंडार उस स्तर तक नहीं पहुंचा था जिसके लिए ग्रहीय योद्धाओं को मौत तक लड़ना पड़ता, लेकिन यदि कोई ग्रहीय योद्धा हस्तक्षेप करता तो यह इतना अच्छा नहीं होता। ब्लेड राक्षसों ने भी संभवतः यही सोचा होगा। अब जो काम वे सबसे अधिक करना चाहते थे वह संभवतः स्पिरिट मेटल को बाहर ले जाना था। उच्च अधिकारियों ने मुख्य रूप से सामरिक विकल्पों पर चर्चा की। शौर्य को वास्तव में ये समझ में नहीं आया, लेकिन लिनलिंग को इसे सुनने में मजा आया। शौर्य को लगा कि यह सुनकर उसका सिर बड़ा हो रहा है। वह रणनीति नहीं बना सकता था, वह सिर्फ आमने सामने लड़ता था। कुछ घंटों बाद उच्च अधिकारियों ने निर्णय लिया। सभी अधिकारी अपने सैनिकों को युद्ध के मैदान में निर्धारित स्थानों पर ले गए। अभी हमले का समय नहीं था। यदि वे अब सीधे हमला करते तो भारी नुकसान होता। उन्हें एक अवसर की जरूरत थी। सभी लोग मीटिंग रूम से बाहर चले गए। असली ताकत वाले अधिकारी युद्ध के मैदान में कमांडर बनेंगे। उनके साथ गए विलक्षण योद्धा ब्लेड राक्षसों के योद्धाओं को रोकने और यहां तक कि विरोधी कमांडिंग अधिकारियों को मारने के साथ साथ महत्वपूर्ण स्थानों को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार थे। ये विलक्षण शक्तियां पृथ्वी युग के दौरान विशेष बलों की तरह थीं। शौर्य और लिनलिंग चकित होकर सभी को जाते हुए देखते रहे। उनको छोड़कर सभी को अपना पद सौंप दिया गया था, तो फिर उन्हें क्यों बुलाया गया? बस स्थिति को समझने के लिए। शौर्य को लगा कि वह काफी मजबूत था, उसे लड़ने के लिए क्यों नहीं ले जाया गया? लगभग सभी लोग चले गए। केवल नांगोंग जिंग, लुओ बिंगकिंग, लिन कुंग और सुनहरे बालों वाली महिला ही बचीं। जब शौर्य ये पूछने की योजना बना रहा था कि वे क्या करेंगे, तो नांगोंग जिंग उठ खड़ी हुई। वह खींची और मुस्कुराए, फिर वह शौर्य की दृष्टि से गायब हो गई। इससे पहले कि शौर्य कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, खून में मिश्रित शराब की हल्की गंध उसकी नाक में घुस गई। तभी उसकी गर्दन को एक विशाल शक्ति ने घेर लिया और उसे नीचे खींच लिया गया। होश में आने से पहले शौर्य को लगा कि उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडी धातु से चिपक गया है। उसकी गर्दन काफी ठंडी लग रही थी। इस समय नांगोंग जिंग की खुशी भरी आवाज बाहर आई। शौर्य, तुम बहुत अद्भुत हो, है न? तुमने इस डिग्री के लिए प्रवेश परीक्षा दी है। बुरा नहीं, बुरा नहीं, तुम वास्तव में मेरे छात्र हो, जिस पर मुझे गर्व हो सकता है। हा हा हा। लूजी, नांगोंग जिंग उसके बगल में खड़ी थी और उसकी गर्दन पर हाथ रखे हुए थी। वह दूसरे हाथ से उसके बालों को सहला रही थी। ये बल इतना अधिक था कि शौर्य को यह आशंका होने लगी कि क्या उसके सारे बाल झड़ जाएंगे। उसने एक आत्मा शक्तियुक्त कवच पहना हुआ था और उस कठोर कवच से उसकी गर्दन और चेहरे पर चोट लग रही थी। उसका चेहरा कवच से चिपका हुआ था। उसने सैन्य वर्दी पहनकर यह खेल क्यों नहीं खेला? उपयोगकर्ता अनुभव 100 गुना बेहतर होगा। और वह कब से उसका छात्र बन गया जिस पर उसे गर्व था। रास्ते में उसे पीटते समय वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी। खांसी,
हालांकि उसने गलती से उसका कमरा जला दिया था। शौर्य ने असहाय होकर कहा, शिक्षक नांगोंग, आप शायद उस छात्र की गर्दन तोड़ना चाहते हैं जिस पर आपको गर्व है। हालांकि वह थोड़ी उत्साहित थी, लेकिन उसकी शक्ति ऐसी नहीं थी जिसे आम लोग संभाल सकें। नांगोंग जिंग ने जवाब दिया, मुझे यह मत बताओ, क्या मुझे नहीं पता कि तुम्हारी चमड़ी कितनी मोटी है। उसे अपने जहाज पर शौर्य को पीटने में बहुत मजा आया। वह जानती थी कि शौर्य का शरीर कितना मजबूत था। उसने अभी सुना कि उसका छात्र एपर्चर खोलने की अवस्था में पहुंच गया है। इससे उसे फिर से यह परखने की इच्छा हुई कि उसकी त्वचा कितनी मोटी है। वह नांगोंग जिंग थी, वह सत्ता को नियंत्रित करने में माहिर थी। और अब उसने पाया कि इस लड़के का शरीर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। वह थोड़ी हैरान हुई और फिर भी खुश थी। जब स्कूल शुरू होगा तो वह इस बच्चे को अधिक शक्ति के साथ प्रशिक्षित कर सकेगी। यद्यपि यह विकास का एक विस्फोटक दौर था, फिर भी शौर्य की शक्ति पहले की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ी। यह इतनी तेज थी कि वह चौंक गई। इससे उसे अपने भविष्य के प्रति अधिक आशावान होने लगी। उसे इस बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ाना चाहिए। भविष्य में वह संभवतः मानव जाति को ले जा सकता है। इस समय लुओ बिनकिंग, लिन कुंग और लुइसा भी आ गए। नांगोंग जिंग ने शौर्य की गर्दन छोड़ दी और लिन कुंग और लुइसा की ओर इशारा करते हुए परिचय कराया। ये दोनों लिन कुंग और लुइसा हैं, जो विलक्षण बैरक के प्रशिक्षक और युवा ड्यूक भी हैं। शौर्य ने उन दोनों की ओर देखा। लिन कुंग के बाल और आंखें काली थीं। वह बहुत सुंदर था और उसकी आंखें लिन लिंग जैसी ही थीं। उसने शौर्य को ऐसे देखा जैसे वह कोई शिकार हो, जिससे शौर्य काफी घबरा गया। क्या यह आदमी समलैंगिक था? इस बीच लुइसा एक खूबसूरत लड़की थी जिसकी मुस्कान सौम्य थी। ये लुइसा के बारे में सुनने का उनका पहला अवसर था। उसने जल्दी से दोनों को सलाम किया। नमस्कार, प्रशिक्षक लिन और लुइसा। लिन लिंग ने भी दोनों को सलाम किया। नमस्कार, प्रशिक्षक लिन और लुइसा। लिन कुंग ने कुछ देर तक शौर्य को देखा और फिर गंभीर दिखने वाले लिन लिंग की ओर देखा। उसकी नज़र जटिल थी। उसकी छोटी बहन के बारे में सब कुछ अच्छा था, लेकिन जब बात उसकी माँ या स्कूल के चयन से संबंधित मामलों की आती तो वह बहुत जिद्दी हो जाती थी। ये सोचकर ही उसे गुस्सा आ गया कि कैसे उसने नांगोंग जिंग के लिए 2 महीने तक एक प्रतिभाशाली लड़की को प्रशिक्षित किया, जबकि वह उसकी बहन थी। उसने आह भरी और शौर्य की ओर देखा। युवा लड़के, मैं तुम्हारे बारे में आशावादी हूँ। मेरे साथ काम करने आओ। शौर्य, उसने लिन कुंग को चकित होकर देखा। क्या ये वास्तव में एक प्रशिक्षक था जो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को काम पर रख रहा था? क्या आपको यकीन है कि यह कोई माफिया बॉस नहीं था जो अपने गुर्गों को काम पर रख रहा था? लिन कुंग की मुस्कान में अहंकार और हत्या की मंशा थी। वह एक गैंगस्टर की तरह लग रहा था। ये लुओ बिनकिंग से पूरी तरह से अलग था, जो वहां सुरुचिपूर्ण ढंग से खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों दो चरम सीमाएं हैं। इससे पहले कि शौर्य कुछ सोच पाता कि क्या जवाब दे, नांगोंग जिंग पहले ही भड़क गया। उसने भौहें उठाईं और लिन कुंग की ओर मुट्ठियां लहराईं। लिन कुंग, क्या तुमने सुना नहीं? शौर्य मेरा छात्र है जिस पर मुझे गर्व है। तुम मेरे छात्र के लिए लड़ना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी? शौर्य का मुंह हैंग गया। अंततः उसे समझ में आया कि उसने ऐसा क्यों कहा था कि वह एक ऐसा छात्र है जिस पर उसे गर्व है। यह ऐसा था जैसे कोई जानवर अपने क्षेत्र पर निशान लगा रहा हो। लिन कुंग मुस्कुराया और उसकी आंखों में खून की रोशनी चमक उठी। मुझे विश्वास नहीं होता। यद्यपि वह नांगोंग जिंग का मुकाबला नहीं कर सकता था, फिर भी उनकी शक्ति काफी समान थी। उसे लड़ाई करना बहुत पसंद था। जब माहौल गर्म होने लगा, लूसिया मुस्कुराई। ठीक है, चलो सेकंड लेफ्टिनेंट शौर्य के बारे में बात करने से पहले इस बात का इंतजार करते हैं। लिन कुंग, चलो पहले फ्रंट लाइन पर चलते हैं। उनके पास काफी मजबूत लोग हैं, हमें सावधान रहना होगा। लुओ बिनकिंग ने कहा, जरूरी काम है, मैं भी जा रहा हूं। फिर उन्होंने शौर्य और लिन लिंग की ओर देखते हुए नांगोंग जिंग से कहा, नांगोंग, आप नए छात्रों के लिए व्यवस्था करें। ये सुनकर दोनों ने अपनी सेना वापस ले ली। नांगोंग जिंग ने सिर हिलाया। मैं व्यवस्था करने के बाद आऊंगा। फिर लुओ बिनकिंग, लिन कुंग और लुइसा चले गए। नांगोंग जिंग लूजी और लिन लिंग को वापस छात्रावास में ले गया। अध्याय 176, 3 विकल्प। छात्रावास में येम्यू और अन्य लोग समाचार की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब नांगोंग जिंग शौर्य और लिन लिंग को अंदर लाया तो वे तुरंत उठ खड़े हुए। नमस्ते शिक्षक नांगोंग। नांगोंग जिंग ने विनम्र समूह की ओर सिर हिलाया। वे शौर्य से बहुत बेहतर थे। वे इतने शरारती नहीं थे। वह मुस्कुराए। मुझे लगता है कि आप लोग इस ग्रह पर मौजूद स्पिरिट मेटल की खान के बारे में जानते हैं, है न? सभी ने सिर हिलाकर हाँ कहा। यहाँ का युद्ध क्षेत्र खतरनाक होगा। यहाँ कुछ कोर मार्शल स्टेट्स और एपर्चर ओपनिंग स्टेट्स हैं। यह अब नए छात्रों के लिए ट्रायल ग्राउंड नहीं है। इस ग्रह पर केवल तीसरे और चौथे वर्ष के छात्र हैं। यहाँ तक कि दूसरे वर्ष के छात्र भी नहीं आए।
लेकिन यह आपका परीक्षण ग्रह है, इसलिए अगले परीक्षण को सुनिश्चित करने के लिए मैं आपको 3 विकल्प दूंगा। सबसे पहले 26वें ग्रह पर जाओ और वहां के छात्रों के साथ प्रवेश परीक्षा दो। इस तरह तुम्हारे क्रेडिट और परिणाम अभी भी मिशन पर आधारित होंगे। दूसरा, इस ग्रह पर रहो और रसद का प्रबंध करो। इस तरह आपके क्रेडिट और परिणाम मूल से 2 गुने हो जाएंगे, लेकिन ये पहले से ज्यादा खतरनाक भी है। फिर नांगोंग जिंग ने गंभीरता से कहा, तीसरा विकल्प यह है कि आप लोग अलग अलग क्षेत्रों के युद्ध क्षेत्रों में प्रवेश करें। हालांकि युद्ध का मैदान क्रूर है, कुछ भी हो सकता है। मैं वास्तव में आपको यह विकल्प चुनने की सलाह नहीं देता, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए यह विकल्प रखूंगा। आप चुनें। ये सुनकर ये म्यू और बाकी लोग थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। जुवान यूकी ने पूछा, शिक्षक नांगोंग, क्या हमारे जैसे ही साल के प्रोडिजी बैरक के प्रोडिजी भी ऐसी लड़ाइयों में शामिल हुए थे? नांगोंग जिन ये शब्द सुनकर थोड़ा स्तब्ध रह गई। फिर उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हालांकि स्थिति बहुत समान नहीं है, लेकिन वे कुछ हद तक युद्धों से गुजर चुके हैं। नांगोंग जिंग ने लिनलिंग की ओर देखा। लिनलिंग कुछ महीने पहले एक खास स्तर के युद्ध से गुजरा था। शौर्य के अलावा बाकी सभी लोग लिनलिंग को आश्चर्य से देख रहे थे। शौर्य ने उसे पहले भी कहते सुना था कि युद्ध के मैदान में गूढ़ मार्शल स्टेट वास्तव में कुछ भी नहीं था। हर जगह कोर मार्शल स्टेट थे। बड़े युद्धों में यहाँ तक कि छेद खोलने वाले राज्य भी थे। युद्ध का मैदान एक मांस की चक्की था। यहाँ तक कि छेद खोलने वाले राज्य भी मर सकते हैं। आत्मा मार्शल राज्य और गूढ़ मार्शल राज्य का उल्लेख नहीं है। लिनलिन को जीवित रहने के लिए नरक से गुजरना पड़ा, इसीलिए उसकी प्रगति इतनी बड़ी थी। इस प्रकार येमू और अन्य लोगों की आंखें दृढ़ हो गईं। जुवान यूकी ने पहले कहा, गुरु नांगोंग, मैं तीसरा चुनता हूँ। मैं भी। वे पहले ही प्रोडिजी बैरक में प्रोडिजी से हार चुके थे और अब शौर्य और लिनलिंग उनसे बहुत आगे निकल गए थे। इससे वे और भी हताश हो गए। वे सभी विलक्षण प्रतिभा वाले थे। कोई भी हार स्वीकार नहीं करना चाहता था। कभी कभी सम्मान जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण होता था। शौर्य और लिनलिंग ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। सभी ने तीसरा विकल्प चुना। शौर्य को अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा था, जबकि लिनलिंग इससे गुजर चुका था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि युद्ध के मैदान में आए इन नए लोगों में इतनी हिम्मत होगी। नांगोंग जिंग की आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए। उसका प्रभावशाली दबाव धीरे धीरे सभी पर हावी होने लगा। शौर्य के लिए दबाव का ये स्तर हल्की हवा के झोंके जैसा था। लिनलिंग के लिए ये युद्ध के मैदान के दबाव के समान था। येम्यू और अन्य लोगों के लिए इस तरह के दबाव का सामना करना पहली बार था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे रेत के तूफान में सूखे पत्ते हों। वे अपने भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और शरीर लड़खड़ा रहे थे। हालांकि उनकी आंखें दृढ़ थीं और उन्होंने अपनी चेतना को बनाए रखा। यदि वे अब पीछे हट जाएं तो उन्हें युद्ध के मैदान में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नांगोंग जिंग की सेना कुछ मिनट तक ही टिकी रही, उसके बाद उसने उसे वापस ले लिया। उसने आंखें सिकोड़ लीं। बुरा नहीं है, मैं तुम्हें जाने दूंगी। दबाव का ये स्तर केवल युद्ध के मैदान में छिद्र खुलने की स्थिति में ही दिखाई देगा। सभी लोग पसीने से तरबतर थे और लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं। उन्होंने राहत की सांस ली और मुस्कुराए। यह उनके दिमाग के लिए प्रशिक्षण था। वास्तविक शक्तिशाली लोग सिर्फ प्रतिभा से नहीं बने होते। जब कोई अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं कर सकता और अंत तक लड़ने की इच्छाशक्ति नहीं रखता, तो वह एक साधारण व्यक्ति मात्र है। नांगोंग जिंग मुस्कुराए। वह अपने छात्रों के लिए बहुत खुश थी। फिर उसने शौर्य और लिनलिंग की ओर देखा। मैं तुम दोनों से कुछ नहीं पूछूंगी। शौर्य, तुम उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगे। शौर्य, वह हैरानी से नांगोंग जिंग की ओर देखने लगा। वह राज्य मालिकों से लड़ने के लिए तैयार था और फिर भी उसने उससे ये कहा। यहाँ तक कि लिनलिंग और अन्य लोग भी चकित थे। लिनलिंग कुछ करने के लिए येम्यू और अन्य लोगों को युद्ध के मैदान में ले जाने की योजना बना रही थी। फिर भी नांगोंग जिंग लूजी को यहाँ छोड़ रहा था। तो फिर ब्लेड राक्षसों के बारे में क्या? वे बहुत दयनीय होंगे। शौर्य का मुंह हैंग गया। उसने नांगोंग जिंग की ओर दयनीय दृष्टि से देखा। टीचर नांगोंग, क्या आप वाकई पुनर्विचार नहीं करने वाले हैं? वह अभी बहुत ताकतवर था। वह गूढ़ सैन्य राज्य क्षेत्र में क्यों जा रहा था? प्यारा अभिनय करने के लिए। नांगोंग जिंग मुस्कुराए और अपनी मुट्ठी लहराए। क्या तुम आपत्ति करना चाहते हो? तुम मेरी मुट्ठी से बात कर सकते हो। शौर्य का मुंह हैंग गया और उसने जल्दी से कहा, मुझे लगता है कि शिक्षक नांगोंग की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। शिक्षक नांगोंग सुंदरता और बुद्धिमत्ता की प्रतिमूर्ति हैं। आप अद्वितीय हैं। लिनलिंग और अन्य, वे अवाक होकर शौर्य को देखने लगे। अगर शौर्य थोड़ी देर और स्थिर रहे तो वे एक सुखद दृश्य देख पाएंगे। अफसोस की बात है, नांगोंग जिंग ने शर्मिंदगी से अपना चेहरा खुजलाया।
ये पहली बार था जब किसी बिना दिमाग वाले व्यक्ति ने उसकी इस तरह तारीफ की थी। उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और कहा, मानव जाति अभी उस मुकाम पर नहीं पहुंची है जहां तुम्हारे जैसे नए छात्रों को युद्ध के मैदान में अपने शक्तिशाली प्राणियों से लड़ने की जरूरत हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे वरिष्ठ सहपाठियों को कैसा लगेगा, दूसरे सैनिकों को कैसा लगेगा। उसने शौर्य के कंधे पर थपथपाया, मानव जाति अभी इतनी कमज़ोर नहीं है। अगर वाकई कोई आपात स्थिति है तो आप ही तय करें। शौर्य को थोड़ा दुख हुआ। क्या वह उसकी रक्षा कर रही थी? चूंकि नांगोंग जिंग ने ऐसा कहा है, इसलिए वह सैनिकों की रक्षा करने की कोशिश करेगा। लू जी ने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ। नांगोंग जिंग मुस्कुराया। तो मैं पहले जा रहा हूँ। मुख्यालय आदेश जारी करेगा। इन कुछ दिनों में स्थिति काफ़ी स्थिर होनी चाहिए, इसलिए बस कुछ सुधार करने की कोशिश करें। कुछ दिनों के बाद यह इतना आरामदायक नहीं रहेगा। शौर्य और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। नांगोंग जिंग को जाते देख सभी चुप हो गए। वे एक वास्तविक युद्ध देखने वाले थे। माहौल तनावपूर्ण था, यहाँ तक कि शौर्य भी थोड़ा घबराया हुआ था। केवल लिनलिंग ही शांत थी क्योंकि वह कुछ लड़ाइयों से गुजर चुकी थी। ये देखकर लिनलिंग ने कहा, यहाँ तक कि हमारा प्रतिभाशाली शौर्य भी घबरा जाएगा। शौर्य का मुंह हैंग गया। वह मुस्कुराया। पहली बार हमेशा घबराहट महसूस होगी। आखिरकार मैं अब द्वितीय लेफ्टिनेंट हूँ, मुझे नेतृत्व करना है। लिनलिंग, ये मुंह और अन्य। माहौल तुरंत शांत हो गया। लिनलिंग को तुरंत अपने शब्दों पर पछतावा हुआ। लिनलिंग ने जल्दी से विषय बदल दिया। हम युद्ध के मैदान में जाने वाले हैं। मैं सभी को कुछ उपयोगी तकनीकें सिखाऊंगा। इससे आपको युद्ध के मैदान में बेहतर तरीके से जीवित रहने में मदद मिलेगी। शौर्य और अन्य लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। हालांकि शौर्य मजबूत था, लेकिन इन चीज़ों को सीखने से उसे कोई नुकसान नहीं होगा। येम्यू और अन्य लोग लिनलिंग के बहुत आभारी थे क्योंकि ये तकनीकें उनके लिए सबसे उपयोगी थीं। अध्याय 177 शांति का आनंद लेने वालों को ये बात दृढ़ता से याद रखनी चाहिए। आधे घंटे बाद लिनलिंग ने अपनी बात समाप्त की और सभी लोग चुप हो गए क्योंकि उन्होंने लिनलिंग की बात को समझना शुरू कर दिया था। फिर शौर्य ने कहा, आदेश आने से पहले चलो खेती करते हैं। सभी ने सिर हिलाया और अपने अपने कमरों में वापस जाकर अभ्यास करने लगे। शौर्य अपने बिस्तर पर बैठ गया और साधना के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उस छेद को खोलने वाले काले तेंदुए से अभी भी 4 लाल गोले बचे थे। शौर्य ने अपनी मानसिक शक्ति से स्कैन किया और लाल गोले में से एक गायब हो गया। तुरंत ही शौर्य के शरीर में एक शक्तिशाली ऊर्जा उमड़ पड़ी। वह भौचक्का हो गया और उसका चेहरा थोड़ा सफ़ेद हो गया, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं हिला। उसने चुपचाप साधना के लिए ऊर्जा को पचाना शुरू कर दिया। मजबूत बनने के लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। 3 घंटे बाद शौर्य ने राहत की सांस ली क्योंकि उसने प्रकाश के गोले का इस्तेमाल करना समाप्त कर दिया था। उसने अपने दर्दनाक शरीर को आराम दिया और एक बार फिर साधना शुरू कर दी। ... जब शौर्य ने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो बाहर अंधेरा था। बेस के बाहर का भयंकर रेतीला तूफान मुश्किल से देखा जा सकता था। शौर्य चुपचाप दूर से रेत के तूफान को देख रहा था। ये पहले से ज्यादा हिंसक था। क्या युद्ध शुरू हो गया? उन सैनिकों और बेस की सुरक्षा करने वाले सैनिकों के अलावा हर कोई युद्ध के मैदान में गया। अभी भी कोई सूचना नहीं थी। स्पष्ट रूप से युद्ध का मैदान तूफान से पहले की शांति थी। शौर्य ने हाथ बढ़ाया और एलिस द्वारा पकाया हुआ कुछ खाना खाया। उसने सोचा कि क्या उसे लूली और एलिस को बताना चाहिए, लेकिन अंत में उसने ऐसा न करने का फैसला किया। शौर्य को यह नहीं पता था कि पृथ्वी युग से ही युद्ध क्षेत्र पत्रकार नामक एक पेशा अस्तित्व में था। इस आकाशगंगा युग के युद्ध क्षेत्र पत्रकारों ने ऐसा इसलिए किया ताकि जो लोग आज शांति का आनंद ले रहे हैं, उन्हें याद रहे कि सारी शांति सीमावर्ती सैनिकों के खून के बदले में प्राप्त हुई थी। इससे लोग सतर्क रहे। केवल इसी से प्रत्येक पीढ़ी के युवा कड़ी मेहनत करेंगे। 25वें ग्रह पर युद्ध की खबर पहले ही फैल चुकी है। इस समय लांजियांग ग्रह पर लू वेन, फू शुया, लूली, एलिस और मलिन ने स्क्रीन पर समाचार देखते हुए पहले ही भोजन कर लिया था। सब चुप हो गए। कुछ क्षण बाद लू वेन ने चिंतित होकर पूछा, ज़ियार प्रणाली का 25वां ग्रह, क्या ये वह ग्रह नहीं है जिसमें जी ने अपनी प्रवेश परीक्षा दी थी? फू शुया का चेहरा पीला पड़ गया था। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। यह एक वास्तविक युद्ध था। युद्धों में लोग मारे गए। वह चिंतित क्यों न होगी? लूली और एलिस ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में चिंता की चमक दिखाई दी। कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिनके लिए आपको प्रतिस्पर्धा करनी थी, लेकिन अब उनका ऐसा करने का मूड नहीं था। उन्होंने अपने फ़ोन निकाले और ग्रुप चैट पर नज़र डाली। खाली संदेशों को देखते हुए लूली की आंखें सिकुड़ गईं। इस शौर्य ने उसे इतनी महत्वपूर्ण बात भी नहीं बताई। जब वह वापस आएगा तो वह उससे निपट लेगी। एलिस भी भौचक्की रह गई। सीनियर सहपाठी ने उसे बताया तक नहीं। क्या वह सुरक्षित था? मलिन ने भी भौहें सिकुड़ीं।
वह शौर्य की प्रतिभा को जानता था, वह ईश्वरीय कला जो उच्च स्तरीय ऊर्जा उत्पन्न कर सकती थी, लूली और एलिस को सबसे मजबूत नींव बनाने की अनुमति देती थी। शौर्य की वायु, अग्नि और शक्ति देव कला के साथ मलिन ने इस तरह के कौतुक को अनुकूल रूप से देखा। शौर्य ने एलिस की जान बचाई। अगर शौर्य को कुछ हो गया तो उसे जीवन भर पछतावा होगा। लेकिन युद्ध का मैदान ऐसा था जिससे हर प्रतिभाशाली व्यक्ति को गुजरना पड़ता था। यहाँ तक कि शौर्य भी इससे बच नहीं सका। वास्तव में उसे युद्ध के मैदान का और भी अधिक अनुभव होना चाहिए। केवल इसी तरह वह आगे बढ़ सकेगा। यदि शौर्य ने ग्रह पर युद्ध के मैदान से बचने का फैसला किया तो शौर्य की रेटिंग बहुत कम हो जाएगी। हालांकि शौर्य के बारे में उनकी समझ के अनुसार शौर्य के लिए इसे टालना संभव नहीं था। मलिन ने चिंतित एलिस की ओर देखा और उसका मुंह हैंग गया। हे कमीने, उसने अपना फोन निकाला और नांगोंग जिंग को संदेश भेजा, उससे शौर्य का ख्याल रखने और उसे मरने न देने के लिए कहा। फोन नीचे रखते हुए मलिन ने अपना सिर रगड़ा। क्या ये सैन्य कानून के खिलाफ है? हालांकि अब वह स्टार स्तर के प्राणी के रूप में इससे बंधा हुआ नहीं था, फिर भी वह इन सब से गुजर चुका था। हालांकि एलिस और शौर्य के भविष्य के लिए उन्होंने एक अपवाद बनाया। इस समय ब्लेड राक्षसों से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर सभी प्रकार की मशीनरी धीरे धीरे खड़ी की जा रही थी, जो युद्ध के ठिकानों का निर्माण कर रही थी। ये अड्डे बड़े नहीं थे, सिर्फ कुछ किलोमीटर चौड़े थे। ये अस्थायी मिलन स्थल और आपूर्ति केंद्र थे। हर 10 किलोमीटर पर ऐसा एक युद्ध क्षेत्र बेस बनाया जाएगा। नांगोंग जिंग, जो एक बेस का निर्माण कर रही थी, ने भौहें सिकुड़ी और अपना फोन निकाल लिया। जब उसने संदेश देखा तो उत्तर देते समय उसका मुंह हैंग गया। नांगोंग जिंग के अजीब भाव को देखकर लिनकुंग, लुओ बिंगकिंग और लुइसा सभी उत्सुक थे। क्या हुआ? नांगोंग जिंग ने अपना सिर हिलाया। कुछ नहीं, यह एक बुजुर्ग का संदेश है। सभी उत्सुक थे लेकिन उन्होंने पूछा नहीं। नांगोंग जिंग अवाक थी, उसने पहले ही शौर्य का काफी ख्याल रखा था। उसने सेना के पास एक एपर्चर खोलने की स्थिति को रहने दिया, जिसके पास केवल एक कोर मार्शल स्टेट था। उसे और क्या करना चाहिए था? शौर्य को वापस आत्मा मार्शल राज्य सेना में डाल दिया। नांगोंग जिंग इस बात से उलझन में था कि चाचा मलिन शौर्य की इतनी परवाह क्यों करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ समय तक उसे पढ़ाने के बाद उनमें भावनाएं विकसित हो गई थीं। इस बीच मलिन ने नांगोंग जिंग के संदेश को देखा और वह तुरंत अचंभित रह गया। शौर्य के पास पहले से ही एपर्चर खोलने की शक्ति थी। वह वहां कितने दिन से है? ये कौन सी खेती थी? एलिस ने ये देखा और उलझन में अपनी आंखें झपकाईं। क्या हुआ पिताजी? मलिन का मुंह हैंग गया, लेकिन आखिरकार उसने एक मुस्कान निकाली और कहा, ज्यादा चिंता मत करो। शौर्य अभी बहुत ताकतवर है। वह एपर्चर खोलने की शक्ति तक पहुंच गया है। वह युद्ध के मैदान में जीवित रह सकता है। एलिस और लू ली को तुरंत राहत मिली। दूसरी ओर लू वेन और फू शुया भी आश्वस्त महसूस कर रहे थे। लेकिन फिर लू वेन और फू शुया अपनी आंखें चौड़ी करने से खुद को रोक नहीं पाए। जेड के पास पहले से ही एक एपर्चर खोलने की शक्ति है। यद्यपि उनकी शक्ति कम थी, फिर भी वे राज्यों के बारे में जानते थे। एपर्चर खोलने की स्थिति बहुत मजबूत थी। उनके बेटे ने अभी अभी यूनिवर्सिटी में अपना पहला साल शुरू किया था। फिर भी वह पहले से ही इतना मजबूत था। फू शुया खुशी से भर गया और लू वेन के कंधे पर थपकी दी। क्या तुमने सुना? मेरा अच्छा लड़का इतना मजबूत है। उसने कल अपने दोस्तों को दिखाने जाने का निर्णय लिया था। लू वेन अजीब तरह से मुस्कुराया। आपका बेटा मेरा बेटा है। आप किस बात का दिखावा कर रहे हैं? बेशक, लू वेन ने यह कहने की हिम्मत नहीं की। मलिन ने लू ली और एलिस की ओर देखा। तुम दोनों बिल्कुल भी हैरान क्यों नहीं हो? लू ली मुस्कुराए। भाई ने हमें कुछ दिन पहले बताया था। लू वेन और फू शुया। उसने लू ली और एलिस को बताया लेकिन उन्हें नहीं बताया। क्या आपके बच्चे के बड़े होने का एहसास भी ऐसा ही था? मलिन भी अवाक रह गया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि शौर्य ने उसे उसकी शक्ति के बारे में नहीं बताया, लेकिन इस बात की परवाह थी कि शौर्य ने एलिस से गुप्त रूप से बात करने का साहस किया। क्या उसने पहले भी उसे हल्के से पीटा था? अध्याय 178। यह विचार प्रशंसनीय है। शौर्य ने कुछ देर तक खिड़की से बाहर देखा और फिर बिस्तर पर वापस बैठ गया। इस बार उन्होंने पॉकेट हंटिंग आयाम में प्रवेश किया। शौर्य कल की तुलना में थोड़ा अधिक मजबूत था। शौर्य ने सोचा कि वह भगवान कला के साथ एक एपर्चर उद्घाटन राज्य से लड़ने की कोशिश कर सकता है। अगर वह एक को हरा देता है तो उसे एक और गॉडार्ड क्रिस्टल बॉल मिल जाएगी। इस तरह वह युद्ध से पहले और भी मजबूत हो जाएगा। इस बारे में सोचते हुए शौर्य को लगा कि यह विचार उचित है। वह पहले पानी की जांच करने के लिए एक छोटे छेद वाले राज्य जानवर को खोजता था। आमतौर पर छोटे वाले कमजोर होते थे। बेशक ये निश्चित नहीं था। उदाहरण के लिए वह खरगोश। वह प्यारा खरगोश बड़ा नहीं था लेकिन बहुत मजबूत था।
शौर्य को लगा कि वह बहुत भाग्यशाली है और उसे वे असाधारण लोग नहीं मिलेंगे। इस प्रकार शौर्य ने सहजता से एक दिशा खोजी और शिकार के रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में जब उसका सामना मुख्य मार्शल स्टेट जानवरों से हुआ तो शौर्य ने उनसे सहजता से निपटा। कुछ घंटों बाद शौर्य ने अपने मानसिक बल का उपयोग करके आसपास के वातावरण को देखा और अपने सामने एक शक्तिशाली ची को महसूस किया। ये ची काफी हद तक स्थिर थी, लेकिन जब शौर्य ने इसे अपनी मानसिक शक्ति से स्कैन किया तो ये थोड़ा हिली, लेकिन फटी नहीं। शौर्य को लगा कि वह जाकर देख सकता है। इस प्रकार वह अपनी सांस रोककर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उसने देखा कि कुछ 100 मीटर आगे घास में एक विशाल काला बाघ लेटा हुआ था। इसका फर चिकने रेशम जैसा था। सूरज की रोशनी में ये चमक रहा था। जमीन पर पड़े होने के बावजूद भी इसकी ऊंचाई 7 मीटर थी। शरीर धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा था। स्पष्टतः वह झपकी ले रहा था। शौर्य ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यह एक काला छेद खोलने वाला राज्य बाघ था जो खड़ा होने पर 10 मीटर ऊंचा होगा। क्या ची का ये स्तर स्वीकार्य था? क्या उसे लड़ना चाहिए? क्या उसे छिपकर बाघ पर हमला करना चाहिए? लेकिन शौर्य ने जल्द ही यह विचार छोड़ दिया। वह अपनी ची के माध्यम से चुपके से घुसने के लिए अपनी शक्ति के नियंत्रण पर निर्भर था। वह ऐसा पूरी तरह से नहीं कर सकता था जब तक कि वह इस तरह की कोई मार्शल तकनीक या देवकला नहीं सीख लेता। अभी तो बस लड़ो। उसने तुरंत अपनी सारी देवकला का इस्तेमाल किया। भयानक शक्ति तरंगों ने घास को उड़ा दिया। शौर्य के सबसे नज़दीक की घास भी बिजली द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दी गई। इस समय शौर्य को लगा कि वह बहुत मजबूत है। गर्जन। शौर्य की ची को महसूस करने के बाद काला बाघ धीरे धीरे जाग गया। शौर्य की आंखें ठंडी हो गईं। उसकी दाहिनी मुट्ठी के चारों ओर आग और हवा का संचार हुआ। उसका दाहिना पैर जमीन पर पड़ा, जिससे उसके नीचे एक बड़ी खाई बन गई। फिर वह अपनी जगह से गायब हो गया और काले बाघ के ऊपर दिखाई दिया। मरना। लाल और हरे रंग की मुट्ठी ने बाघ की रीढ़ की हड्डी पर जोरदार प्रहार किया। इस बीच बाघ का सिर अभी भी हिल रहा था। ये स्पष्ट था कि वह पूरी तरह से जागा नहीं था। शौर्य मुस्कुराया। उसे नहीं पता था कि यह बाघ थोड़ा मूर्ख क्यों लग रहा था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि इस मौके से बाघ की रीढ़ टूट जाएगी और उसकी लड़ने की शक्ति बहुत कम हो जाएगी। ये बाघ की गलती थी कि उसने पर्याप्त सावधानी नहीं बरती। शौर्य को भी बोरियत महसूस हुई। ये शिकार बहुत आसान था। शौर्य के दिमाग में कई विचार कौंधे जब उसकी मुट्ठी काले बाघ की रीढ़ पर जोर से लगी। गड़गड़ाहट। शौर्य की मुट्ठी से सारा बल निकल गया। मुट्ठी के बल ने आसपास की कुछ 100 मीटर घास को भी टुकड़ों में फाड़ दिया। गड़गड़ाहट की आवाज़ें दसियों किलोमीटर तक फैल गईं। मुख्य सैन्य राज्य के जानवर पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। पास में मौजूद बिजली के घोड़े ने नज़र घुमाए और आलस से घास खाता रहा। तभी तेज लाल लपटें और तेज बवंडर उठने लगे। फिर और कुछ नहीं था। शौर्य की मुट्ठी बाघ की रीढ़ पर लगी, लेकिन एक भी रोआ नहीं गिरा। माहौल अजीब था। शौर्य की आत्मविश्वास भरी मुस्कान उसके चेहरे पर जम गई। फिर उसका चेहरा धीरे धीरे हरा और विकृत हो गया। उसने पहले अपनी मुट्ठी की ओर देखा और फिर बाघ की ओर। उसके हाथ में बहुत दर्द हुआ। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका हाथ टूट रहा है। आखिर इस बाघ का शरीर कैसा था? यह इतना भयानक था। वह कैसे खेलेगा? तभी इस बाघ ने प्रतिक्रिया की। उसकी आंखें भयंकर हो गईं और उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। वह शौर्य पर दहाड़ा। गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनकर शौर्य का खून खौल उठा। फिर इससे पहले कि शौर्य कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, एक बड़ा पंजा आसमान से उसके सिर पर आकर गिरा। भयंकर दर्द के कारण शौर्य की आंखें काली पड़ गईं। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो वह अपने छात्रावास में वापस आ गया था। शौर्य का शरीर दर्द से कांप रहा था। ये दर्दनाक था, लेकिन थोड़ा संतोषजनक लग रहा था। ये सोचकर शौर्य कांप उठा। खांसी। ये निश्चित रूप से संतोषजनक नहीं होगा। वह ऐसी बुटपस्ती जागृत नहीं होगा। उस बाघ के बारे में सोचकर उसे अच्छा नहीं लगा। ये सिर्फ एक यादृच्छिक ऐपचक खोलने की स्थिति थी, लेकिन यह इतना मजबूत था। ये जानवर निश्चित रूप से नीले पक्षी से अधिक शक्तिशाली था। जब वह सो रहा था तो उसकी ची जागते समय से पूरी तरह भिन्न थी। आखिरकार मानव जाति में छिद्र खोलने की अवस्था की साधना में 810 छिद्र थे। केवल एक बार जब आप सभी छिद्र खोल देते हैं तो यह एक दानत्यान बन सकता है। अंतर बहुत बड़ा था। वह थोड़ा निराश हुआ, लेकिन जल्द ही ठीक हो गया। वह फिर बैठ गया और उसके सिर में लाल गोले धीरे धीरे गायब हो गए। खेती खेती। एक दिन मैं वापस आऊंगा। ... 2 दिन बाद सुबह में शौर्य धीरे धीरे साधना से जाग उठा। वह उठ गया। 2 दिनों की साधना के दौरान केवल उनकी अग्नि देव कला और आत्मिक बल साधना में मामूली सुधार हुआ। इन 2 दिनों में उसकी शक्ति में कोई खास वृद्धि नहीं हुई। शौर्य ने अपनी पीठ तान दी। ऐसा लग रहा था कि वह एक अड़चन पर पहुंच गया है।
वह धीरे धीरे ऊपर उठने के लिए केवल लाल गोले का उपयोग कर सकता था। अगर वह भाग्यशाली रहा तो उसे किसी तरह से भगवान की कला का टुकड़ा मिल सकता है, तभी वह तेजी से आगे बढ़ सकेगा। इसी समय लू जेड के संचारक की घंटी बजी। शौर्य ने उसे पकड़ लिया और उसकी आंखें चमक उठीं। यह अंततः यहाँ था। उच्च अधिकारियों ने अंततः व्यवस्था कर ली। वह रसद कंपनी के साथ युद्ध के मैदान में जाएगा। इसका मतलब था कि वे आधिकारिक तौर पर लड़ाई में शामिल हो रहे थे। शौर्य उत्साह से अपने कमरे से बाहर आया और खुद को साफ करने लगा। उसी समय उसने अन्य कमरों के खुलने की तेज आवाज सुनी। फिर ये म्यू, जेवियर और एयान शौचालय के दरवाजे की ओर दौड़े। उनके चेहरे पीले और घबराए हुए लग रहे थे। स्पष्टतः उन्हें आदेश प्राप्त हुए थे। ये म्यू की आवाज़ कांप रही थी। उसने शौर्य से पुष्टि की, जे ऑर्डर आ गया। शौर्य बाहर आया और मुस्कुराया। तुम्हें भी खबर मिल गई। जल्दी करो और साफ हो जाओ, हम जाने वाले हैं। जब उनका काम खत्म हो गया तो लिन लिंग और अन्य लोग भी आ गए। फिर वे सैन्य चौक पर आए। वहां कुछ 100 बड़े ट्रांसपोर्टर ट्रक खड़े थे। हर ट्रक में सैनिक भरे हुए थे। शौर्य और उसके समूह को एक स्थान पर ले जाया गया और फिर उन्होंने शौर्य को सलामी दी। द्वितीय लेफ्टिनेंट शौर्य, आप 12वें युद्ध बेस की ओर जा रहे हैं। ये पूर्वी युद्ध रेखा पर है। ये सैनिक भी वहीं जा रहे हैं। शौर्य ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। ठीक है। अध्याय 179, सौभाग्य और दुर्भाग्य। शौर्य और अन्य लोग कार में घुस गए। अंदर पहले से ही 100 से ज्यादा सैनिक मौजूद थे। जब शौर्य और उसका समूह चढ़ा तो उन्होंने उत्सुकता से देखा। शौर्य और उसके समूह को सबकी नज़रों के सामने एक सीट मिल गई। इन बड़ी ट्रांसपोर्टर गाड़ियों के अंदर जगह बहुत बड़ी थी। कम से कम अंदर भीड़ नहीं थी। कार चल पड़ी और शहर के द्वार की ओर चल पड़ी। व्यापारी और साहसी लोग ट्रांसपोर्टर जहाज़ों के विशाल बेड़े को जाते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ओह लानत, एक और लहर! वे क्या कर रहे हैं? ब्लेड दानव बेस से लड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही एक लहर चली गई है ना? ऐसा लगता है कि युद्ध सचमुच शुरू होने वाला है। मैंने यहाँ रहते हुए 3 वर्षों में ऐसा पहली बार देखा है। बहुत अच्छा नहीं। क्या करें? क्या हमें चले जाना चाहिए? चलो चलें। कहा जा रहा है कि बाहर लॉकडाउन बहुत सख्त है। हम नहीं जाएंगे। हम पहले रुकेंगे और देखेंगे। शायद अमीर बनने का कोई अवसर हो। कुछ लोगों ने अपनी कंपनी या टीम से संपर्क किया और कंपनी छोड़ने की योजना बनाई। उन साहसी लोगों ने दूर से ही स्थिति का आकलन करने की योजना बनाई। यदि वे सेना की आवाजाही में बाधा नहीं डालते तो सेना को इसकी कोई परवाह नहीं होती। शायद तब तक वे सेना में भर्ती हो जाएंगे और कुछ पैसे कमा लेंगे। जहाज बेस छोड़कर पूर्व की ओर चले गए। ट्रांसपोर्टर वाहन हवा में तैरता हुआ युद्ध क्षेत्र बेस की ओर चला गया। शौर्य ने अपरिवर्तित दृश्य को देखा। यह उबाऊ हो रहा था, इसलिए उसने सैनिकों को उत्सुकता से देखा। उनके हाव भाव अलग अलग थे। कुछ लोग शांत और युद्ध के लिए तैयार दिख रहे थे। कुछ लोग पीले और पसीने से तर दिख रहे थे। उनके बगल में बैठा एक गोल चेहरे वाला जवान सिपाही कांप रहा था। ये लड़का शायद नया भर्ती हुआ था। नए सैनिकों के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण था। युद्ध के मैदान में नए भर्ती हुए सैनिकों की मृत्यु दर सबसे अधिक थी। एक लड़ाई के बाद वे विकसित हो जाएंगे। इस समय उन शांत अनुभवी सैनिकों ने नए रंगरूटों के साथ संवाद करना शुरू कर दिया तथा उन्हें युद्ध के मैदान में जीवित रहने का अनुभव सिखाना शुरू कर दिया। लिन लिंग ने उन्हें पहले भी सिखाया था, लेकिन अनुभवी सैनिकों की रणनीति अधिक प्रभावी थी। आखिरकार वे लिन लिंग से कहीं अधिक समय से युद्ध के मैदान में थे। शौर्य ने लिन लिंग को अजीब नज़रों से देखा। उस दिन उसे बहुत गर्व था। लिन लिंग ने शौर्य को घूर कर देखा और बात नहीं करना चाहती थी। गोल चेहरा एक दाढ़ी वाले आदमी से बात कर रहा था। बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? वांग, वांग लिटिल फैट। वांग ने अपने पीले चेहरे से पसीना पोंछा और फिर पूछा, तुम्हारा क्या हाल है? अच्छा नाम है, ये तुम्हें सूट करता है। मेरा नाम ऑडविन है। आगे मैं तुम्हें युद्ध के मैदान में जीवित रहना सिखाऊंगा। करीब 1 घंटे बाद ऑडविन ने अपनी बात खत्म की और अभी भी घबराए हुए वांग को घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें समझ में आया? वांग लिटिल फैट ने अपना सिर हिलाया। ऑडविन ने वांग के कंधे को थपथपाया और मुस्कुराया। युद्ध के मैदान में मेरे पीछे आओ। वांग कुछ देर के लिए चुप हो गया और फिर कृतज्ञता से ऑडविन की ओर देखा। धन्यवाद। ऑडविन ने हाथ हिलाया और मुस्कुराया। ये सिर्फ एक सैन्य परंपरा है। आप अपनी सैन्य भर्ती कर रहे हैं, है ना? वांग ने सिर हिलाया। हे, तो फिर तुम वाकई बदकिस्मत हो। यह एक बड़ा दृश्य होने वाला है। नए सैनिकों को मानसिक रूप से टूटने का खतरा रहता है। फिर ऑडविन ने अपने हाथ से विस्फोट का संकेत किया और वांग को देखकर मुस्कुराया। वांग का पूरा शरीर कांप रहा था। शौर्य और अन्य लोग अवाक रह गए। ऑडविन ने शौर्य और अन्य लोगों के चेहरे पर भाव देखे। शौर्य को सलाम करने से पहले वह मुस्कुराया।
नमस्कार द्वितीय लेफ्टिनेंट शौर्य। शौर्य दंग रह गया। तुम मुझे जानते हो? ऑडविन मुस्कुराया। हम अनुभवी सैनिकों के पास खुफिया जानकारी के ज्यादा स्रोत हैं। तुम ही हो जिसने ब्लेड डायमंड प्रोडिजी को पकड़ा और स्पिरिट मेटल माइन को पाया। तुमने 2 एपर्चर ओपनिंग स्टेट ब्लेड डायमंड को भी मार गिराया। ऑडविन ने अपना अंगूठा उठाया। सेकंड लेफ्टिनेंट शौर्य वाकई कमाल है। लूजी, यह आदमी स्पष्ट रूप से उसकी प्रशंसा कर रहा था, लेकिन उसे ऐसा क्यों लगा कि उसे कोसा जा रहा है? इस बीच वांग ने आश्चर्य से शौर्य को देखा। अरे बाप रे, क्या मैं जाग नहीं रहा हूँ? इस तरह के एक युवा व्यक्ति ने एपर्चर खोलने वाले राज्यों को मार डाला और आत्मा धातु की खान पाया। ऐसा विलक्षण व्यक्ति उसके बगल में बैठा था। बहुत घबराया हुआ हूँ। यहाँ तक कि अन्य नए भर्ती हुए लोग भी आश्चर्य से शौर्य को देखने लगे। अनुभवी सैनिकों ने एक सुर में शौर्य को सलामी दी। नमस्कार द्वितीय लेफ्टिनेंट लूजी। शौर्य ने जो किया वह उनके सम्मान के योग्य था। वाहन में माहौल शांत था। येम्यू ने देखा कि उन नई भर्ती हुई महिलाओं ने चमकती आंखों से शौर्य को देखा। उसका मुंह हेंट गया। उसे इस बात से बहुत ईर्ष्या हुई। ऐसा व्यवहार उसे कब मिल सकता है? लिनलिंग ने शर्मिंदा शौर्य की ओर देखा। यह आदमी तो और भी अधिक गर्वित होने वाला था। ये कष्टप्रद था। ऑडविन ने वांग की छाती थपथपाई और मुस्कुराया। मैं पहले भी तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सेकंड लेफ्टिनेंट शौर्य हमारे साथ एक ही बेस में है। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि वह यहाँ है। बस सावधान रहो और तुम्हें अपनी पहली लड़ाई में बच निकलने में सक्षम होना चाहिए। वांग को कुछ एहसास हुआ। अगर कोई व्यक्ति एपर्चर खोलने की स्थिति में उसे मार सकता है तो उसके बचने की संभावना 100% है। महान। शौर्य को ऑडविन के प्रति अपने विश्वास और सम्मान का एहसास हो गया था। वह थोड़ा चिंतित था। उस पर इस तरह भरोसा करना ठीक नहीं था। वह कोई नायक नहीं था, न ही उसे लगता था कि वह अजेय है। ये भरोसा बहुत भारी था। शौर्य ने अपना सिर खुजलाया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अब दबाव बहुत बड़ा था, लेकिन वह एक एपर्चर खोलने राज्य था। यह उन्हें ले जाने के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? ... एक दिन बाद यान ग्रह के आधे रेगिस्तान से गुजरा। वहां कुछ जानवर थे जिन्होंने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन शौर्य के अलावा उनके साथ एक और एपर्चर ओपनिंग स्टेट था। कुछ ही छोड़ने के बाद वे जानवर खुशी से भाग गए। इस समय वाहन कंपनी अचानक 3 दिशाओं में विभाजित हो गई। शौर्य का वाहन युद्ध क्षेत्र रेखा के साथ चला गया और मुड़ गया। 2 बार मुड़ने के बाद उनकी वाहन कंपनी ढीली पड़ गई। वाहन अपने अपने युद्ध क्षेत्र बेस में चले गए। बेस छोटा था, लेकिन उसमें सभी तरह की तोपें भरी हुई थीं। बेस के ऊपर एक मोटी स्पिरिट पावर्ड बैरियर लगाई गई थी। जैसे ही वे उतरे, एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, जूनियर स्कूल में शौर्य यहाँ। अध्याय 180, मानव जाति के लिए संघर्ष। शब्द सुनने के बाद शौर्य और बाकी लोग पीछे मुड़े। इससे उन्हें वांग वेन्जे और 3 और लोगों की मौजूदगी का पता चला। बाद वाले समूह के बगल में जिलिन हाथ हिला रहा था। शौर्य और उनकी टोली चेहरे पर मुस्कान लिए हुए आगे बढ़े। वरिष्ठ सहपाठियों, क्या तुम तीनों भी यहीं बेस पर हो? वांग वेन्जे ने फिर समझाया, हर बेस की सुरक्षा के लिए शक्तिशाली लोगों की जरूरत होती है। ऐसा ब्लेड राक्षसों से घात लगाने से बचने के लिए किया जाता है। जब लड़ाई शुरू होगी तो हम तुम लोगों के साथ नहीं रह पाएंगे। शौर्य और अन्य लोगों ने समझ में सिर हिलाया। वांग वेन्जे की शक्ति छेद खोलने की अवस्था में थी। दूसरी ओर जिलिन और एंड्रू की शक्तियां छेद खोलने की अवस्था के करीब पहुंच रही थीं। अगर वे लड़े तो ऐसी शक्तियों के परिणाम आसपास के सैनिकों को मारने के लिए पर्याप्त हो सकते थे। ब्लेड दानवों के लिए भी यही था। इस प्रकार एपर्चर खोलने की स्थिति और नश्वर विकास की स्थिति की लड़ाई आकाश में की गई थी। इस बीच ग्रह स्तर के योद्धाओं ने अंतरिक्ष में अपनी लड़ाइयां लड़ीं। यहाँ तक कि अगर शौर्य का सामना एक शक्तिशाली ब्लेड दानव से होता है तो उसे हवा में जाना होगा जब तक कि वह ब्लेड दानव को तुरंत मारने में सक्षम न हो। परिणामस्वरूप शौर्य ने असमंजस में पूछा, युद्ध कब शुरू होगा? वांग वेन्जे का चेहरा गंभीर हो गया। कल। शौर्य और उसका समूह चौंक गया। इतनी जल्दी? वे अभी अभी ही आए थे। उनके पास तैयारी करने का भी समय नहीं था। वांग वेन्जे ने सिर हिलाया। खबर है कि उनके सुदृढ़ीकरण रास्ते में हैं। हालांकि हमारे पास भी सुदृढ़ीकरण आ रहा है, लेकिन जब लड़ाई ज्यादा तीव्र हो जाएगी तो यह ज्यादा समस्याजनक होगा। हर बेस को एक डिवाइस दी जाएगी जो आसपास की स्पिरिट मेटल का पता लगा सकती है। उन लोगों को हिरासत में लिया जाएगा। आप लोगों को बेस में जल्दी से घुसने का कोई रास्ता खोजना होगा। शौर्य और अन्य लोग अवाक रह गए। उद्धरण चिन्ह ... ये बहुत मुश्किल लगता है। शौर्य ने सोचा कि उन्होंने ब्लेड दानव बेस में कुछ जासूस लगाए हैं, जिसका मतलब था कि वे युद्ध के दौरान कुछ दिलचस्प जासूसी मिशन खेल सकते हैं। अंत में उन्हें सीधे हमला करना पड़ा।
रक्षात्मक पक्ष के बजाय आक्रामक पक्ष चुनने के कुछ नुकसान थे। वांग वेनजे मुस्कुराए। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हम उन्हें स्पिरिट मेटल को यूं ही दूर नहीं भेज सकते। शौर्य का मुंह हैंग गया। इस समय दूर से एक तेज आवाज आई। एक भयावह शक्ति एक शक्तिशाली हवा में बदल गई और ऊपर उठ गई। सबने उस ओर देखा। इस दूरी पर चमकती हुई चमक और धरती को हिला देने वाले विस्फोट हो रहे थे। जमीन कांप रही थी। वे नए छात्र खड़े होते समय भी लड़खड़ा रहे थे। आखिर यह किस स्तर की शक्ति थी कि वे इसे इतनी दूर से महसूस कर सके। यदि वे करीब होते तो निश्चित रूप से मर जाते। युद्ध का मैदान सचमुच डरावना था। शौर्य ने कहा, ये शराबी है। खांसी। शिक्षक नांगोंग। उसे बोलते हुए सुनकर वांग वेनजे का चेहरा अजीब हो गया। वह शौर्य से आधा कदम दूर चला गया। बाकी सभी ने भी उसका अनुसरण किया। शौर्य का मुंह हैंग गया। इससे उनकी भावनाएं आहत हुईं। जीलिन ने डरते हुए सुनहरी रोशनी को देखा। शिक्षक नांगोंग ने शायद इसे नहीं सुना है ना। वांग वेनजे का मुंह हैंग गया। हम उससे काफी दूर हैं और वह अभी लड़ रही है। शायद उसने यह नहीं सुना। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और राहत महसूस की। फिर एंड्रू ने शौर्य की पीठ थपथपाई। जूनियर स्कूल में शौर्य, ऐसी कुछ बातें हैं जो तुम्हें नहीं कहनी चाहिए। एंड्रू की आवाज में दर्द भरा भाव था, मानो वह कोई दर्दनाक याद ताज़ा कर रहा हो। शौर्य ने अजीब तरह से खांसी। वांग वेनजे ने बताया, अब उनके बेस पर 4 युवा ड्यूक हैं। शिक्षक नांगोंग ने कहा कि वे पहले अपने बेस की कुछ ऊर्जा बर्बाद करेंगे। इस तरह उनकी रक्षा और आक्रमण कमजोर हो जाएगा। इस समय येम्यू ने चकित होकर पूछा, वरिष्ठ सहपाठी, बेस हमसे कितनी दूर है? वांग वेनजे ने उलझन से येम्यू की ओर देखा। 500 किलोमीटर। क्या बात है? 500 किलोमीटर। लड़ाई 500 किलोमीटर दूर थी और भले ही यह सिर्फ एक परिणाम था, फिर भी यहाँ एक विशाल हवा पैदा की जा सकती थी। क्या ये युवा ड्यूकों की शक्ति थी? ये बहुत भयानक था। वांग वेनजे मुस्कुराए। अगर आप लोग कड़ी मेहनत करेंगे तो आप भी यह कर सकते हैं। यद्यपि वे आवश्यक रूप से युवा ड्यूक नहीं थे, लेकिन संघीय विश्वविद्यालय के कुलीन वर्ग के सभी छात्रों में उच्च स्तर तक पहुंचने की क्षमता थी। वे वास्तव में एक बनेंगे या नहीं, यह उनके भाग्य पर निर्भर करेगा। ठीक है, पहले वापस जाओ। लड़ाई कल शुरू होगी। यह आसान नहीं होगा। शौर्य और बाकी लोगों ने सिर हिलाया। वे बाकी सैनिकों के साथ इकट्ठा होने के लिए आगे बढ़े। ... अगली सुबह सैनिक फिर से चौक में एकत्र हुए। बेस पर मौजूद सभी सैनिक आ गए। शौर्य उस दल के अंदर खड़ा था। उसके चारों ओर लिनलिंग और उसके समूह के बाकी लोग थे। बगल में कल के 100 सैनिक थे। पूरी टुकड़ी में शायद कुछ हजार लोग थे। कुल मिलाकर इस युद्ध क्षेत्र में संभवतः कुछ लाख सैनिक थे। शौर्य को गणना से थोड़ा आश्चर्य हुआ। यह एक सौरमंडल के एक ग्रह पर युद्ध का मैदान था और वहां पहले से ही कई सैनिक लड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वहां बहुत सारे इंसान भी थे। इस समय इस बेस के लिए जिम्मेदार एक प्रथम लेफ्टिनेंट ने अंतिम क्षण में लामबंदी की। इस युद्ध का उद्देश्य सभी जानते हैं। मुझे आपको ये याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि स्पिरिट मेटल कितने कीमती हैं। मैं कोई भी शब्द बर्बाद नहीं करना चाहता। हम सैनिक हैं और चूंकि हम सैनिक हैं, हम मानवता के लिए लड़ते हैं। उच्च स्तरीय कोर मार्शल राज्य की पूरी ताकत से दहाड़ने से चौक पर दसियों किलोमीटर से अधिक की दूरी तक पहुंचने के लिए पर्याप्त था। कमजोर सैनिक सदमे से चक्कर खा रहे थे। कुछ हजार सैनिक एक स्वर में चिल्लाए, मानवता के लिए। गर्जना की ध्वनि ने आकाश में रेत के तूफान को चीर दिया। विभिन्न ठिकानों से लगातार गर्जना की आवाजें सुनी जा सकती थीं। मानवता के लिए। युद्ध के मैदान में एक बहुत बड़ा बेस था जिसका व्यास दसियों किलोमीटर था। ये पूरी तरह से काला और नुकीला था। इसके किनारे भयानक थे। आधार से काला धुआं निकल रहा था। बेस के मध्य में स्थित सबसे बड़ी इमारत के एक कमरे में ब्लेड दानवों से भरा एक कमरा चुप था, क्योंकि वे शीर्ष पर बैठे ब्लेड दानव को देख रहे थे जिसने काला कवच पहना हुआ था। इस ब्लेड दानव की आंखें बंद थीं। वे अपने बेस में भी इंसानों की दहाड़ें सुन सकते थे। वातावरण भारी था। कुछ ही क्षणों बाद ब्लेड दानव ने अपनी खून से सने आंखें खोलीं। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।